अबे पार्थ कितनी बार गुड मॉर्निंग करेगा। तो हाँ 127 डिग्री विथ रिवर फ्लो और वाई एक्सिस से 37 डिग्री। ना तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या कर लेंगे, इसको वी आर की वैल्यू 3 दी हुई है, वी एम की वैल्यू, ये जब यहाँ से चलेगा वी एम की वैल्यू कुछ है 5, और हमें इसको मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है, सॉरी मिनिमम डिस्टेंस में। मिनिमम डिस्टेंस में क्रॉस करने के लिए क्या होता था, ये थीटा की वैल्यू क्या होती थी, साइन थीटा इक्वल टू वी आर बाई वी एम, कम वाला स्पीड अपॉन ज़्यादा वाली स्पीड। और टाइम अगर निकालना रहेगा तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू अपॉन में अंडर रूट ऑफ वी एम का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। तो ये हमें 100 दिया हुआ है, और ये 4 आ जाएगा ना, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 25 सेकेंड। ठीक है, सभी को क्लियर है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो अभी तक हमने क्या किया हुआ है, वीएम की वैल्यू ग्रेटर देन वी आर लिया था ना लास्ट प्रॉब्लम तक में। अगर मान लो उल्टा हो जाए, अगर मान लो वी आर इज ग्रेटर देन वी एम है, मतलब ऐसा कुछ है। यहाँ से थीटा आ गया है 37 डिग्री। यहाँ वी एम माइनस वी आर कहाँ आ रहा है, अच्छा वो प्रीवियस अगले क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा है। नहीं भावेश, मॉड में नहीं रहता वहां पर। तो देखो यहाँ पे क्या है, वी आर अगर ग्रेटर देन वी एम हो जाए, मतलब मान लो रिवर चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से ना, और पर्सन की स्पीड है इस बार 3 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे रिवर की विड्थ है कुछ मान लो 100 मीटर। तो अभी यहाँ पे बोला जाए कि किस डायरेक्शन में उसको स्विम करना चाहिए, सो दैट कि मिनिमम टाइम में वो रिवर को क्रॉस कर ले। सॉरी मिनिमम टाइम नहीं, मिनिमम डिस्टेंस में, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम टाइम नहीं, वो तो हो जाएगा आराम से अपोजिट डायरेक्शन के लिए फाइंड। एक मिनट। तो देखो यहाँ पे अगर वो शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस करना चाह रहा है, तो शॉर्टेस्ट पाथ मतलब क्या, वो यहाँ पे अपोजिट पॉइंट पे पहुंच पाएगा। आदमी की स्पीड कम है और रिवर की स्पीड ज्यादा है, तो ये अगर रिवर में जाएगा तो नेट स्पीड इधर को मिल ही नहीं पाएगी ना, इस बार वीएम की वैल्यू कम है, वीएम कम है।
और वी आर ज्यादा है ना, तो नेट स्पीड हमेशा इधर को मिलेगी, कहीं इधर चला जाएगा वो ना। पहले क्या होता था कि वीएम बड़ा रहता था, वी आर छोटा रहता था, तो ऐसे आ जाता था। हाँ, आंसर वही आएगा 37 डिग्री विथ वाई एक्सिस। यहाँ पे भी आप साइन थीटा निकालोगे अगर, कि मान लो वो थीटा एंगल पे जाना शुरू करता है, ये हटा देता हूँ। मान लो वो यहाँ से कुछ थीटा एंगल पे जाना शुरू करता है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे भी आप साइन थीटा निकालोगे तो सेम फॉर्मूला आता है, कम वाला स्पीड अपॉन ज्यादा वाला स्पीड। इस बार वीएम अपॉन वी आर हुआ है ना, पहले वी आर बाई वी एम होता था, तो फिर से ये 37 डिग्री आएगा। बट सॉल्व करके दिखा देता हूँ ना कैसे हो रहा होगा ना। मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैसे होगा ये। हमें देखो शुरू में हमें नहीं पता कि ये किधर को जाना है ना। मान लो थीटा की वैल्यू आपको नहीं पता, तो आप क्या करोगे? थीटा की वैल्यू नहीं पता तो आप इसको रिजॉल्व करके लिख लोगे। इसकी इधर को स्पीड कितनी आएगी, वाई एक्सिस में वी एम कॉस थीटा, एक्स एक्सिस में कितनी आएगी, वी एम साइन थीटा, और एक्स एक्सिस में वी आर भी होगा ना, तो एक्स और वाई सब का हम अलग अलग लिख लेते हैं। अभी हमें मान लो थीटा पता नहीं है ना, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, तो एक्स में स्पीड कितनी आएगी, वी आर माइनस वी एम साइन थीटा ना। देखो वी आर बड़ा है ना, वी आर बड़ा है वी एम से, तो वी एम साइन थीटा से बड़ा आएगा वी आर। तो नेट स्पीड किधर को होगी, एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव में होगी ना, ये हमारी एक्स में स्पीड आ जाएगी। और वाई डायरेक्शन में स्पीड कितनी आएगी, वाई डायरेक्शन में वो डिस्टेंस कितना कवर करना है उसको, वाई डायरेक्शन में विड्थ के बराबर कवर करना है, तो टाइम कितना लगेगा। सबको समझ आ रहा है ना, एक्स डायरेक्शन इधर लिया हुआ है ना, और वाई डायरेक्शन इधर को, तो इतने टाइम में एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वी एक्स इंटू टी, ये आ जाएगा ना। अब देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर निकालोगे तो वो क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट जब आप निकालोगे तो एक्स में डिस्प्लेसमेंट और वाई में डिस्प्लेसमेंट दोनों का सम कहीं इधर पहुंचेगा, तो ये एक्स का डिस्प्लेसमेंट और वाई का डिस्प्लेसमेंट का हाइपोटेन्यूस निकालना पड़ेगा ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, तो डी मिनिमम कब होगा, अगर हमें डिस्टेंस मिनिमम चाहिए तो वो कब मिनिमम होगा, जब एक्स मिनिमम होगा ना। डब्ल्यू का तो आप कुछ नहीं कर सकते, विड्थ तो चेंज नहीं कर सकते ना। तो हमारा क्या चाहिए, डी मिनिमम के लिए एक्स मिनिमम चाहिए, तो एक्स की वैल्यू मिनिमम कब होगी, मैक्सिमा मिनिमा लगा दो। एक्स की वैल्यू मिनिमम के लिए एक्स की वैल्यू डालो, वी एक्स यहाँ पे कितना है, ये वी एक्स की वैल्यू वी आर माइनस वी एम साइन थीटा इंटू डब्ल्यू अपॉन में वी एम कॉस थीटा ना, ये एक्स की वैल्यू आई हुई है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू वी आर इंटू कॉस थीटा को अंदर कर दो, कॉस थीटा को अंदर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा सेक थीटा माइनस वी एम, यहाँ आ जाएगा टेन थीटा, बाहर रहेगा डब्ल्यू बाई वी एम। तो अब ये एक्स देख लो किसका फंक्शन है, एक्स यहाँ पे थीटा का फंक्शन है ना, तो हमें थीटा चाहिए तो डी एक्स बाई डी थीटा निकाल देंगे, मैक्सिमा मिनिमा लगा देंगे, डी एक्स बाई डी थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, वी आर तो इस रिवर की स्पीड तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन टेन स्क्वायर थीटा माइनस वी एम बाहर जाएगा, क्या लिख दिया मैंने, अरे यार नींद में हूँ अभी मैं भी। सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा ना, माइनस वी एम बाहर जाएगा, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, डब्ल्यू बाई वी एम बाहर ही रहेगा ना, कांस्टेंट है। ये सब हम जीरो से इक्वेट कर देंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे तो ये सब, ये वाला टर्म बाहर इधर आके जीरो हो जाएगा,
ना, और एक से एक थीटा कॉमन होकर के वो भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, वी आर टेन थीटा, टेन थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, माइनस वी एम सेक थीटा, सेक थीटा मतलब कॉस थीटा बराबर जीरो। तो कॉस थीटा भी कॉमन होके कट जाएगा, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से देखो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जा रही है, वी एम अपॉन वी आर। तो आपको ऐसे याद रखना है कि चाहे रिवर ज्यादा स्पीड से फ्लो कर रहा हो या आदमी ज्यादा स्पीड से स्विम कर रहा हो, हमेशा साइन थीटा क्या आएगा, कम वाली स्पीड अपॉन ज्यादा वाली स्पीड। सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कम वाली स्पीड अपॉन ज्यादा वाली स्पीड। नोट कर लो ये, फिर x की मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ये साइन थीटा की वैल्यू डालेंगे तो x की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। मिनिमम डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, हाँ, बस मिनिमम डिस्टेंस इस बार वो अपोजिट पॉइंट पे नहीं जाएगा ना, थोड़ा आगे चला जाएगा वो। फॉर्मूले में सेम में मतलब एक में वी आर बाई वी एम है, एक में वी एम बाई वी आर। फॉर्मूला चेंज हुआ है बट अपना फॉर्मूला सेम है, साइन थीटा इक्वल टू कम वाली स्पीड अपॉन ज्यादा वाली स्पीड। मैंने देखो जो अपना ये काइनेमेटिक्स के लेक्चर का लिस्ट है ना, उसमें नंबरिंग वगैरह थोड़ी चेंज की है ना। जो कैलकुलस वगैरह हम लोगों ने पढ़ा था और कोऑर्डिनेट पढ़ा था, अभी सब वो काइनेमेटिक्स में ही लिखे हुए थे ना, तो उनकी नंबरिंग चेंज की है ना। वो सब बेसिक मैथमेटिक्स के पार्ट रहते हैं। अभी काइनेमेटिक्स के साथ साथ हम लोगों ने वो भी पढ़ा ना, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, वेक्टर के डाउट की, ये सब। तो अभी सबका उसी में नंबर आ जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा नंबरिंग चेंज की है ना, कि जो चाहिए वही डायरेक्ट मिल जाए। ठीक है, अब देखो मिनिमम डिस्टेंस के लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं। मिनिमम डिस्टेंस के लिए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, अभी साइन थीटा कितना आया हुआ था, साइन थीटा 3/5 आया है ना, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पर, कॉस थीटा यहाँ डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/5। तो इस और वी एक्स की वैल्यू भी यहाँ पे डाल देंगे। तो अब यहाँ नेक्स्ट पेज पे निकाल देता हूँ ना। वी एक्स हमारा आया था वी आर माइनस वी एम साइन थीटा। इनकी वैल्यू डालो, वी आर था 5, वी एम था 3 और साइन थीटा आया 3/5। तो ये हमारा आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन में 5। तो 16/5 ये हमारा एक्स में स्पीड आ गई ना। और टाइम ऑफ क्रॉसिंग रिवर कितना आया, W/VM कॉस थीटा। W कितना था 100, VM कितना था 3 और कॉस थीटा था 4/5। तो ये कितना आ जाएगा, 5 ऊपर जाएगा, ये कट होगा तो 25, और 5 ऊपर गया तो 125/3। तो हमारा x में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वी एक्स इंटू टी। नहीं, ये x कौन सा वाला x है, मिनिमम वाला। तो ये आ जाएगा 16/5 इंटू 125/3। सब सही कर रहा हूँ ना, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो। तो ये आ गया 400/3, एक्स की वैल्यू आ गई। और वाई में हमें पता है, वाई में तो विड्थ के बराबर चलना ही पड़ा होगा, वाई में विड्थ के बराबर मतलब 100 चलना पड़ा। तो अब टोटल मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, एक्स और वाई का
दोनों का डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर का सम, तो 400/3 प्लस 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर दोनों से कॉमन कर देंगे, अंदर आ जाएगा 16/9 प्लस 1, तो आ गया 100 इंटू 5/3 ना, 500/3 मीटर यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस आएगी। ठीक है, सबको क्लियर है? रिवर बोट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। एक्स का स्पीड लिखो, वाई का स्पीड लिखो, एक्स का अलग सॉल्व करना है, वाई का अलग ना। और कंडीशन ध्यान रखनी है, मिनिमम डिस्टेंस में क्रॉस करना है तो साइन थीटा इक्वल टू कम वाली स्पीड अपॉन ज्यादा वाली स्पीड, और मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो वाई डायरेक्शन में चलना है, थीटा 0। सिद्धेश, वाई डायरेक्शन में हमेशा रिवर के विड्थ के बराबर होगा ना। जब भी तू रिवर क्रॉस करेगा तो वाई में कितना चलेगा, जितना रिवर की विड्थ होगी ना। विड्थ 100 दी हुई है। तो इसमें रिवर बोट के प्रॉब्लम हो गए। अब इससे ही रिलेटेड एक एरोप्लेन और विंड के प्रॉब्लम रहते हैं, एक वो प्रॉब्लम करा देता हूँ, बस फिर डाउट डिस्कस करेंगे। अबे श्रेयस, कोई भी एंगल पे स्विम करना शुरू करेंगे तो तू रिजॉल्व करके लिख दे, एक्स वाली स्पीड, वाई वाली स्पीड। वाई में तुझे पता रहेगा कि डिस्प्लेसमेंट डब्ल्यू होगा तो टाइम निकाल, टाइम आ जाएगा तो एक्स का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब एक्स और वाई दोनों का पता है तो नेट बता देंगे, तरीका तो सेम ही होगा ना। अब देखो, ये जो एरोप्लेन और विंड के प्रॉब्लम होते हैं, हाँ हाँ, हाँ श्रेयस, एरोप्लेन और विंड के प्रॉब्लम में जो विंड होगा यहाँ पे, वो रिवर का काम करेगा ना। जैसे रिवर फ्लो करके जा रही थी वैसे विंड ब्लो करके जा रहा होगा, और बोट की जगह यहाँ पे एरोप्लेन आ जाएगा। बाकी सारा कॉन्सेप्ट वैसे ही रहेगा। बस ये है कि यहाँ पे विंड और एरोप्लेन में कुछ ऐसा नहीं है जो क्रॉस करना है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना रहेगा बस। रिवर में तो क्रॉस करने का क्वेश्चन रहता था, इसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना रहेगा। तो यहाँ पे अगर मान लो कोई प्लेन की स्पीड वीपी है, एरोप्लेन की स्पीड वीपी है और विंड की स्पीड वीडब्ल्यू है, तो नेट स्पीड प्लेन की कितनी हो जाएगी? प्लेन की नेट स्पीड जो आएगी वो आएगी वीपी प्लस वीडब्ल्यू, है ना। प्लेन और विंड दोनों का जो भी वेक्टर एडिशन आएगा, है कि नहीं ना। जो भी प्लेन चल रहा होगा प्लस जो विंड जिधर ले जा रहा होगा, दोनों का वेक्टर एडिशन ना। मतलब वही सेम कॉन्सेप्ट है, पीछे हम लोग वी एम प्लस वी आर करते थे, यहाँ वीपी प्लस वी डब्ल्यू कर देंगे। अब मान लो हम लोग कोई एक प्रॉब्लम करते हैं, एक आसान सा प्रॉब्लम कर लेते हैं, बाकी अब मॉड्यूल से कर लेना। मान लो हमारे पास, नेक्स्ट पेज पे या तो देता हूँ ना, जगह कम रहेगी यहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे करते हैं प्रॉब्लम। मान लो इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, प्लेन हमारा पॉइंट ओ पर है, पॉइंट ओ से उसको पॉइंट ए पर आना है ना। ये पॉइंट ओ से पॉइंट ए की डिस्टेंस है कुछ 200 किलोमीटर, और
यूनिट एसआई यूनिट में लिख देता हूँ। मान लो इसको जाना है कुछ 1000 मीटर, और यहाँ पे विंड चल रही है, विंड की चलने की स्पीड है वाई एक्सिस में विथ स्पीड सपोज 3 मीटर पर सेकेंड, और मान लो प्लेन की यहाँ स्पीड है कुछ 5 मीटर पर सेकेंड। हालांकि स्पीड ज़्यादा होगी, बट चलो ठीक है, अभी तो हमने कुछ कम ही ले लिए। तो हमें अब बताना है कि प्लेन को किधर को चलना चाहिए कि सो दैट कि वो पॉइंट ओ से पॉइंट ए पे पहुंच जाए। ठीक है, देखते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमें देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किधर चाहिए, एक्स एक्सिस में ना। डिस्प्लेसमेंट देख लो ए पे आना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट किधर चाहिए, एक्स एक्सिस में। मतलब वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखो तो एक्स में डिस्प्लेसमेंट तो हमें चाहिए 100 मीटर, लेकिन वाई में डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए ना। तो इसका मतलब वाई में स्पीड जीरो चाहिए। वाई में स्पीड जीरो कब हो पाएगी, वाई में आपको दिख रहा है ऑलरेडी कि विंड की स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो ऐड होगी प्लेन में, तो इसको जीरो कब हो पाएगा, जब प्लेन नीचे को चले। अगर प्लेन इधर को चलेगा कुछ थीटा एंगल पर, तो उसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर को वीपी कॉस थीटा और एक नीचे को वीपी साइन थीटा। अब अगर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तभी ना वाई वाली स्पीड जीरो हो पाएगी। वाई वाली स्पीड जीरो होगी तो वाई वाला डिस्प्लेसमेंट जीरो हो पाएगा। वाई डायरेक्शन में स्पीड कितनी मिलेगी, नीचे को वीपी साइन थीटा है। एक मिनट, और ऊपर को वी डब्ल्यू है ना, ये वाई डायरेक्शन में स्पीड होगी ना। और एक्स डायरेक्शन में स्पीड कितनी आएगी, वीपी कॉस थीटा। अब हमें वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जीरो चाहिए, तो वो कब होगा, जब वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हो जाए। तो यहाँ पे अब जीरो कर देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू वी एम अपॉन वी एम, क्या आ गया, वी डब्ल्यू था ये, सॉरी वी डब्ल्यू, वी डब्ल्यू अपॉन में वीपी, तो 3/5। तो थीटा आया 37 डिग्री, और किधर को, एक्स एक्सिस से नीचे को 37 डिग्री। तो अगर आप इधर से बताओगे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो 323 डिग्री बोलोगे, अदरवाइज बोलोगे 37 डिग्री एक्स एक्सिस से नीचे को ना। वो ऑप्शन लिखा रहेगा, देख के समझ आ जाएगा कि क्या बताना है ना। तो ये साइन थीटा आ गया, साइन थीटा आ गया, तो अब एक्स वाली स्पीड आ जाएगी। एक्स वाली स्पीड कितनी है, वीपी था 5, कॉस थीटा है 4/5, तो मतलब कितना आया 4। तो टाइम कितना लगेगा, एक्स का डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एक्स की स्पीड। प्लेन वाले क्वेश्चन में हमेशा जिस लाइन के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट जीरो चाहिए उधर वाली वेलोसिटी निकाल के जीरो कर दो ना। अक्सर आपको रहेगा कि ओ से ए जाना है, तो ओ से ए जाना है तो उधर ही वेलोसिटी चाहिए, उसके परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी जीरो कर दो। अच्छा ये 1000 था, हाँ 250।
ठीक है, सभी को क्लियर है? अब बाकी क्वेश्चन अब आप मॉड्यूल से कर लेना, सारा मॉड्यूल अच्छे से ट्राई कर लो। मॉड्यूल के सॉल्यूशन भी मैंने भेज दिए थे ना, तो वो सॉल्यूशन भी रिफर करो ना। सॉल्यूशन हमेशा सेम डे सेम टाइम पे नहीं देखना है ना। जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि नहीं आया तो तुरंत सॉल्यूशन देख लिया ना। पहले जो भी एक्सरसाइज कर लो, कंप्लीट कर लो, फिर सॉल्यूशन देखो ना। सॉल्यूशन देखने का आदत नहीं पड़ना चाहिए कि आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करो, डायरेक्ट सॉल्यूशन ही देख रहे हो। तो आप बताओ, अगर कोई डाउट है तो वो डिस्कस करें, नहीं तो अगला चैप्टर शुरू करें। अगर डाउट है तो उस टाइम नहीं देखो। जैसे आप एक्सरसाइज 1 कर रहे हो तो पहले एक्सरसाइज 1 कर लो, जब कंप्लीट हो जाए फिर जो जो क्वेश्चन नहीं आए हैं उनके सोल्यूशन देखने आयुष। एनएलएम स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है, फिर स्टार्ट कर ही देते हैं। श्रेयस, ये टेस्ट वेस्ट तो चलता रहेगा यार। भावेश, ये सब के लिए वो एक ग्राफ इतना पढ़ाया है भाई। ग्राफ में 4 लेक्चर तो केवल कोऑर्डिनेट कैलकुलस के ग्राफ पढ़ाया, फिर जाकर के वीटी एसटी ग्राफ पढ़ाया। वो सब वीडियो रिवाइज करो ना। एनएलएम मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ना। भावेश, जो डाउट है फिर वो अलग से पूछना, सारे क्लास का टाइम मत वेस्ट करा। अपन को सितंबर के एंड तक मॉड्यूल 1 कंप्लीट करना है ना। सितंबर एंड तक का अपना मॉड्यूल 1 खत्म करना है। तो अभी अगस्त चल रहा है, 1.5 महीने। हालांकि 1.5 महीने में तो आराम से हो जाएगा, बट फिर भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ना। अलग से तू पूछ ले फिर, तुझे डाउट है तो। डाउट्स जो है, अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, मॉड्यूल के डाउट। मॉड्यूल में अगर कोई डाउट है, या तो एक डेट हम लोग फिक्स कर लेते हैं कि आप कब तक मॉड्यूल फिनिश कर लोगे, फिर एक दिन सारा मॉड्यूल का डाउट डिस्कस कर लेंगे। या तो नेक्स्ट वीक का कोई डेट फिक्स करते हैं ना, नेक्स्ट वीक तक आप पूरा मॉड्यूल कर डालो, फिर एक दिन केवल डाउट डिस्कस करेंगे। या तो फिर ऐसा करते हैं नेक्स्ट वीक में। हाँ, नेक्स्ट वीक में फ्राइडे को रख लेते हैं, फ्राइडे को। हाँ, तब तक हो जाएगा सबका। ठीक है, तो फिर हम लोग अब, हाँ पूरा मॉड्यूल ना, एक क्लास हम पूरा डाउट के लिए देंगे, जितना होगा होगा, फिर जो नहीं होगा उसके लिए आपको अलग से ही पूछना रहेगा ना। वैसे तो सॉल्यूशन वगैरह है तो ज्यादा तो नहीं लगेगा, ज्यादातर तो हो ही जाएगा। हाँ हाँ, पूरा काइनेमेटिक्स, पूरा मॉड्यूल 1 में जो काइनेमेटिक्स एक्सरसाइज है वो सारा। चलो, तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सिद्धेश, तुरंत पूछा कर, इतना लेट पूछ रहा है और वो भी प्राइवेट चैट पे डाउट पूछ रहा है। पब्लिक चैट पे पूछा कर भाई। सिद्धेश ये पूछ रहा है एक्स डायरेक्शन में वीपी कॉस थीटा कैसे आया। अबे, इतनी बार मैंने बोला कि कोई भी वेक्टर है और उसका किसी लाइन के साथ थीटा एंगल है, तो उस लाइन के लॉन्ग कितना कंपोनेंट जाता है, वेक्टर इंटू कॉस थीटा ना। कोई भी वेक्टर का अगर किसी लाइन के साथ थीटा एंगल है तो उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा उस लाइन के लॉन्ग कंपोनेंट जाएगा ना। कंपोनेंट मतलब अगर हम इसके हेड से ऐसे परपेंडिकुलर डालें तो ये वाली लेंथ कितनी आएगी। ये तो याद हो जाना चाहिए यार, वेक्टर में इतनी बार हो चुका है अब तक। अब हम लोग नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं,
न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो देखो जो हमने अभी काइनेमेटिक्स देखा वो भी मोशन के बारे में था, ये भी मोशन के बारे में है, लेकिन पीछे काइनेमेटिक्स में हमने, हाँ ये नेक्स्ट चैप्टर है ना, ये हमारा अब नेक्स्ट चैप्टर है। काइनेमेटिक्स में हमने मोशन के बारे में देखा था, लेकिन वहां पे हमने कॉज ऑफ मोशन नहीं देखा कि मोशन हो क्यों रहा है, बस हो रहा है तो उसमें मोशन में क्या क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, टाइम, ये सब निकाला। अब लॉज ऑफ मोशन में हम लोग कॉज ऑफ मोशन देखेंगे ना, मोशन क्यों होता है। तो मोशन का कॉज क्या होता है, फोर्स। तो हमें सबसे पहले देखना है फोर्स क्या होता है। बताओ भाई फोर्स क्या होता है। अनम्यूट करके बोल सकते हो अगर किसी को कुछ बोलना है फोर्स के बारे में। हाँ, पुल और पुश। हाँ हाँ, जो कि कोई भी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है ना, इसको हम ऐसे डिफाइन करते रहे हैं। It is the interaction between two bodies. हाँ, किसने बोला। अबे कौन था भाई, बता तो दो। सिद्धेश सर। सिद्धेश, ओके। इट इज a push or pull which can change state of मोशन। स्टेट ऑफ मोशन से देखो क्या मतलब होता है, कोई भी बॉडी में जैसे अगर वो जा रहा है तो वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी मतलब क्या है, दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है ना। तो इनमें से कोई भी एक चेंज हो गया तो हम बोलेंगे स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया। तो फोर्स क्या कर सकता है, एक तो मैग्नीट्यूड बढ़ा सकता है या कम कर सकता है, या डायरेक्शन चेंज कर सकता है, या दोनों कर सकता है। फोर्स के हम और भी इफेक्ट देखेंगे। फोर्स फोर्स का यूज करके हम बॉडी का डायमेंशन चेंज कर सकते हैं, उसको इलोंगेट कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो आगे एक चैप्टर आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वहां हम ये सब देखेंगे ना। यहाँ अभी इस चैप्टर में बस हम यही देखेंगे कि स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज हो रहा है, या दोनों चेंज हो रहा है। तो फोर्स क्या क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, या फिर हम सीधे ऐसे लिख देते हैं बोथ मैग्नीट्यूड बॉडी का शेप और साइज चेंज हो सकता है। ये जो फोर्स होगा इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि इट इज ए इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडी ना। फोर्स हमेशा क्या लगता है, दो बॉडी के बीच में लगता है, कोई एक बॉडी होगा जो लगा रहा होगा और कोई एक बॉडी होगा जिसपे लग रहा होगा ना। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, इट इज इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडी। ये जो फोर्स होता है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी ना। ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर, जिसका डायरेक्शन होगा ना। जब भी आप फोर्स लगाओगे तो कोई एक डायरेक्शन में लगाओगे। फोर्स की यूनिट क्या होती है,
फोर्स के लिए अभी हम आगे फॉर्मूला पढ़ेंगे F इक्वल टू एम। न्यूटन। हाँ, अब हाँ, तो ये जो 1 न्यूटन होता है वो इसकी एसआई यूनिट है ना। 1 न्यूटन बराबर होता है M×A से सोचो ना, M×A। M मतलब केजी और A मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 1 न्यूटन बोलते हैं। या फिर डायन भी होता है सीजीएस में ना, ये एसआई यूनिट है। सीजीएस में इसकी यूनिट होती है डायन। डायन मतलब 1 kg की जगह ग्राम आ जाएगा ना सीजीएस में, और मीटर की जगह सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। ग्राम का सिंबल जो होता है वो जी होता है ना सीजीएस में। 1 न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन है, 10⁵ डाइन, 1 न्यूटन के बराबर होगा। नोट कर लो यहां तक। इसके अलावा देखो एक और यूनिट होता है KGF। फोर्स का एक और यूनिट यूज होगा KGF। KGF मतलब 1 kgf मतलब 1 किलोग्राम फोर्स। 1 किलोग्राम फोर्स, 1 किलोग्राम फोर्स क्या होता है, वो अर्थ 1 kg के मास को कितने फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उस फोर्स को 1 kgf बोलेंगे ना। 1 kgf मतलब फोर्स विथ विच अर्थ विल अट्रैक्ट 1 kg मास। हाँ श्रेयस, वही प्राइवेट चैट नहीं भाई ना। अब देखो हमें पता है कि अगर एक 1 kg का हम मास ले लें तो अर्थ उसको अपनी तरफ कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगी, जो उसका वेट होगा ना, M×G। M×G मतलब ये आ जाएगा 9.8 न्यूटन ना। तो मतलब हुआ 1 kgf बराबर होगा 9.8 न्यूटन। तो जो भी, 1 मिनट कल्पेश, जो भी kgf में फोर्स आएगा उसको अगर न्यूटन में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 9.8 न्यूटन से चेंज कर देंगे। जैसे मान लो हमें बोला जाए कि फोर्स इज 5 kgf, तो फाइंड F इन न्यूटन। तो हम F बराबर लिखेंगे 5 × 9.8 ना। kgf में हम G मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर देखो अब नेक्स्ट हमें देखना है फोर्स के टाइप। फोर्स के जो टाइप होंगे वो हम फोर्स क्यों लग रहा है एक तो इस बेसिस पे देखेंगे, फिर फोर्स सिस्टम के अंदर लग रहा है सिस्टम के बाहर लग रहा है इस बेसिस पे देखेंगे। ऐसे कुछ कुछ बेसिस पर फोर्स को हम डिवाइड करेंगे ना। तो हम देख रहे हैं टाइप ऑफ फोर्स।
तो हम लोग सबसे पहले टाइप ऑफ फोर्स देख रहे हैं कि फोर्स लगने का रीजन क्या है ना? ये ऑन द बेसिस ऑफ रीजन ऑफ फोर्स ना, फोर्स का बेसिस क्या है उस पे देख रहे हैं। तो हमने फोर्स क्यों लगता है, किस बेसिस पे लग रहा है, उसके बेसिस पे 4 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ना, फिर एक होता है न्यूक्लियर फोर्स, और एक होता है वीक फोर्स। यहाँ पे देखो ये वीक फोर्स नाम से वीक है, बट ऐसा नहीं है कि ये सबसे वीक है ना। सबसे वीक फोर्स यहाँ पे जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना। यहाँ पे ध्यान रखना कि सब चारों फोर्स में कंपेयर करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट फोर्स। ये जो चारों फोर्स है ये हमारे चार बोला जाता है, ये फंडामेंटल फोर्स है ना। कहीं पे भी जो भी फोर्स लग रहे होंगे वो इन्हीं में से कोई कैटेगरी का होगा ना। ये सारे चारों फोर्स हमारे क्या है, फंडामेंटल फोर्स। या तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, अगर कोई भी फोर्स आप बोलोगे तो या तो वो ये ग्रेविटेशनल में से आएगा, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या न्यूक्लियर, या फिर वीक, इन्हीं में से कोई एक कैटेगरी का होगा। नोट कर लो यहां तक। कोई भी फोर्स होगा तो ये चार फंडामेंटल फोर्स में से ही कोई होगा ना, चाहे आप टेंशन ले आओ, फ्रिक्शन ले आओ, कोई भी फोर्स इन्हीं चार में से कोई एक होगा। तो इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे दो मास हैं वो एक दूसरे को मास के वजह से अट्रैक्ट करते हैं। तो जब भी दो बॉडी एक दूसरे को मास की वजह से फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स को ही हमने नाम दिया हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स। ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स है जो कि मास की वजह से एक्ट करता है ना। तो अगर मान लो हमारे पास दो मास है m1 m2 और ये r डिस्टेंस पे है, तो न्यूटन ने बताया कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अपने मास की वजह से, और ये जो फोर्स होगा ये प्रोपोर्शनल टू होता है उनके मास के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो दोनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं F बराबर होगा, प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 बाई r स्क्वायर।
फिर यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देते हैं जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ये जो दो मास लिए गए ये दो पॉइंट मास है ना, दो पॉइंट मास के बीच का जो फोर्स होगा वो जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। ये जो फॉर्मूला आया जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, इसमें जो कैपिटल जी है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जिसकी वैल्यू कुछ याद नहीं रखनी होती आपको, ये प्रॉब्लम में दिया रहेगा 6.67 इंटू 10 के पावर -11 कुछ आती है। यूनिट क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर इधर ले आओ तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। यूनिट समझो ना, आर स्क्वायर इधर ले आओ, m1 m2 को नीचे ले आओ। अब देखो ये जो हमने फॉर्मूला देखा पॉइंट मास के लिए, ये पॉइंट मास के अलावा अगर स्फेरिकल बॉडी है तो वहां पे भी लगा सकते हैं। एक पॉइंट मास है और एक स्फेरिकल बॉडी है, तो उनके बीच में भी ये फॉर्मूला लग जाएगा। और डिस्टेंस सेंटर से लेंगे ना, स्फीयर है तो सेंटर से लेंगे, तो यहाँ पे भी बोल सकते हो कि ये एक दूसरे को एफ फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, सबको समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अच्छा एक चीज ये बताओ, अभी तक तुम लोगों ने बुक नहीं ली है ना? मैंने बोला था कि बुक अभी लेना नहीं है, जब मैं बोलूं तभी लेना है। सेंगेज वगैरह बुक नहीं ली है ना कोई ने भी? अरे कौन आ गया? यशोदन म्यूट रखो। मैंने सेंगेज वाली बुक बोली थी, लेकिन मैंने बोला था जब मैं बोलूंगा तब लेना है, अभी नहीं लेना है। अच्छा, कुछ लोगों के पास पहले से थी, ठीक है ठीक। देखो अभी इस साल मैं थोड़ा सा अपना स्ट्रेटजी चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि अपना मॉड्यूल वगैरह चेंज हुआ है इस साल से, तो इस वजह से थोड़ा सा हम लोग को अपना स्ट्रेटजी भी चेंज करना पड़ेगा बुक का ना। अपना देखो इस बार का जो मॉड्यूल है वो पहले वाले मॉड्यूल से ज्यादा डिटेल में आया हुआ है। इसमें हर एक चीज कवर हुई है, हर एक टाइप के प्रॉब्लम है, सिंपल है, मॉडरेट है, टफ है। तो उतना हमें लॉन्ग वाली बुक नहीं चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो। सेंगेज में क्या होंगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होंगे ना, तो मॉड्यूल भी करना है, सेंगेज भी करना है, इतना टाइम नहीं हो पाएगा कि आप सब कर पाओगे। पहले वाले मॉड्यूल के साथ एक बार कर सकते थे क्योंकि वो छोटा रहता था मॉड्यूल। अभी वाले मॉड्यूल के साथ सेंगेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो इस साल से हम लोग HCV पे फोकस करेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन के लिए HCV कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, और टफ क्वेश्चन के लिए इरोडो। चैलेंजर भी नहीं करेंगे इस साल से। चैलेंजर में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, वो बुक को अपडेट नहीं कर रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा एरर है चैलेंजर में, तो इसलिए चैलेंजर भी इस साल से हम लोग बंद कर रहे हैं और इरोडो अब करेंगे ना। इरोडो के क्वेश्चन में मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगी ना, जो भी क्वेश्चन है उसमें कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट ही होगा। तो देखो इस साल हम लोग का करने का क्या क्या रहेगा, स्ट्रेटजी अब क्या क्या रहेगा। एक तो आपको मॉड्यूल अच्छे से करना रहेगा। देखो मॉड्यूल मोर देन सफिशियंट है ना, मॉड्यूल मोर देन सफिशियंट है। इसके बाद हम करेंगे HC वर्मा
ना। और HC वर्मा में भी सारा नहीं करना है आपको ना, मैं क्वेश्चंस की लिस्ट भेजूंगा आपको, क्योंकि अपने पास टाइम कम रहता है, मॉड्यूल करने के बाद एक्स्ट्रा करने का टाइम कम है, तो मैं लिस्ट भेजूंगा कि इतने क्वेश्चन ही करने हैं, वही क्वेश्चन आपको करना रहेगा HC वर्मा से। और सेम चीज मैं इरोडो के लिए करूंगा। इरोडो देखो आप करो या ना करो, जो बहुत अच्छी रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको ही कर रहा है इरोडो, हर बच्चे को इरोडो नहीं करना है ना। आप मॉड्यूल कर लो, मॉड्यूल से 1000-1500 रैंक आराम से आ जाती है। हाँ, अगर किसी का जैसे अब मॉड्यूल भी हो गया, HC वर्मा भी हो गया, अब वो खाली है, कुछ टाइम बचा हुआ है, तो इरोडो लगा लो। या जिनको टारगेट है कि इरोडो बुक है भाई, पार्थ प्रथम इरोडो करके एक पतली सी बुक आती है, देखने में छोटी लगती है लेकिन है बहुत जबरदस्त। हाँ, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी लेनी रहती है, फिजिक्स में कोई एनसीईआरटी की जरूरत नहीं रहती। फिजिक्स में एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है ना, फिजिक्स में तो अपना HC वर्मा पढ़ लो, अगर थ्योरी पढ़ना है तो उतना बहुत है। हाँ प्रथम, वैसे ही है कुछ उसमें। जो इरोडो भी कर लेंगे उनके लिए भी एक बुक रहती है क्रोटो, वो और ज्यादा छोटी बुक है और ज्यादा खतरनाक धमाका करने वाली है। तो उतना तक तो अपन नहीं जाएंगे, इरोडो तक ही करते हैं। ठीक है, सभी समझ रहे हो ना। इनकी मैं लिस्ट भेजूंगा, आज भेज दूंगा ग्रुप पे लिस्ट ना। हाँ तो श्रेष्ठ कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्टिव है तो उससे क्या है, बट अपन को करना नहीं है ना, इरोडो ही बहुत ज्यादा है, इरोडो के ऊपर भी जाने की जरूरत नहीं है। क्रोटो तो मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्रोटो वगैरह से कुछ क्वेश्चन करने रहते हैं, वो मैं करा दूंगा क्लास में, खुद ही मैं एग्जाम्पल ले लूंगा या बता दूंगा। तो मैं आज लिस्ट भेज दूंगा, सबको ध्यान रखना है कि सेंगेज इस बार हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगेगा, मॉड्यूल के साथ वो कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। HC वर्मा करेंगे, उसमें कम क्वेश्चन है, और उसकी लिस्ट दे दूंगा, जो अच्छे वाले हैं केवल वही करने हैं ना, सारा नहीं करना है। और इरोडो करना है, इरोडो में भी सबको नहीं करना है इरोडो, जो HC वर्मा मॉड्यूल कर लेंगे उन्हीं को करना रहेगा। पार्थ ये जो बुक है ना, कोई भी अमेजोन फ्लिपकार्ट कोई पे भी डालेगा तुरंत आ जाएगा। अब इरोडो अभी नहीं लेना है ना, इरोडो उनको ही लेना है जिनको लग रहा है कि हाँ मॉड्यूल HC वर्मा सब हो जा रहा है अच्छे से, तो और अच्छा करना है मुझे, और कोई बुक करनी है उनके लिए। इरोडो अभी सब लोग नहीं लेना ना, पहले आप ये दोनों करना शुरू करो ना, करने के बाद आपको आइडिया लगेगा कि मुझे और करना चाहिए या बस इतने पे रुक जाए। इरोडो से ये है कि आपको अंडर 500 रैंक चाहिए तो इरोडो लगाओ, 500 के ऊपर रैंक के लिए मॉड्यूल HC वर्मा ये सभी बहुत है। ठीक है, क्लियर है सबको। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, हमने देखो ग्रेविटेशनल फोर्स देखा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, मास की वजह से लगने वाला फोर्स है ना। और इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है, अगर 2 पॉइंट मास है या 2 स्फीयर है या 1 पॉइंट मास 1 स्फीयर है ना, यहाँ पे 2 पॉइंट मास या 1 स्फीयर या 1 पॉइंट मास या फिर दोनों स्फीयर भी हो सकते थे ना। इनके लिए भी यही फॉर्मूला लगा देंगे। अब हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का एक एग्जांपल इस चैप्टर में पढ़ना रहेगा, वेट। तो हम लोग वेट स्टार्ट करते हैं, वेट क्या होता है ये नोट हो गया ना, नेक्स्ट पेज पे चले।
आपके मॉड्यूल में इरोडो क्रोटो सबके क्वेश्चन डाले गए हैं, जो अच्छे वाले क्वेश्चन होते हैं जो करने लायक होते हैं वो इसमें डाल दिए गए हैं। तो मॉड्यूल ही आपका सबसे प्रायोरिटी होना चाहिए ना, मॉड्यूल अच्छे से करना है। एक्सरसाइज 3 में इसमें अच्छे वाले क्वेश्चन है, 1 में इजी वाले, 2 में थोड़े और टफ, 3 में एकदम अच्छे वाले। तो हमें देखो इसका एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जाम्पल क्या देखना है, वेट। वेट क्या होता है, वेट को हम लोग W से डिनोट करेंगे। हमें पता है कि जैसे अर्थ है, तो अर्थ भी क्या है, एक स्फीयर है जिसका मास कुछ मान लो कैपिटल M है, रेडियस R है। अब इसके पास में कोई पार्टिकल रखा हुआ है, तो ये पॉइंट मास है, ये अर्थ है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। तो ये दोनों एक दूसरे को जब अट्रैक्ट करेंगे तो इनके बीच का जो फोर्स होगा वो कितना होगा, G m बाई, बीच की डिस्टेंस कितनी लोगे, ये रेडियस के बराबर ना। ये हाइट नेग्लेक्ट कर सकते हो, अगर हाइट R से बहुत कम है तो H प्लस R को आप यही बोल दोगे ना, H प्लस R को आप R ही बोल दोगे ना। R की वैल्यू कितनी होती है, लगभग 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर में 2-4 किलोमीटर ऊपर अगर अर्थ के सरफेस के कुछ रखा है तो उसको आप वही पकड़ोगे, R के बराबर ही। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अर्थ है वो हर एक पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ना। अट्रैक्ट करने का फोर्स कितना है, G m/r²। इसमें कैपिटल G की वैल्यू कांस्टेंट होती है, अर्थ का मास रोज रोज चेंज नहीं हो रहा है, कैपिटल R रोज रोज चेंज नहीं हो रहा है, तो ये सब तो कांस्टेंट है ना, G m/r²। तो इनको बार बार क्यों सॉल्व करना है, इनकी वैल्यू एक बार सॉल्व कर लेते हैं, बार बार यूज करेंगे। तो इसकी वैल्यू आई स्मॉल g 9.8, तो हमने सॉल्व करके निकाल लिया। अब वो हम डायरेक्ट बार बार यूज करेंगे, G/m मतलब mg। तो अर्थ जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, किस फोर्स से खींच रहा है, F फोर्स से। उस F को नाम क्या दिया गया, वेट। वेट क्या है, फोर्स है ना। और स्मॉल g, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, Gm/r², ना, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना, जिसकी वैल्यू कितनी आती है, लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये समझ लो ना कि बार बार Gm1m2/r² क्यों लगाना, जब हमें पता है कैपिटल M अर्थ का फिक्स है, R फिक्स है, तो इतनी वैल्यू निकाल लो, उसमें M मल्टीप्लाई करते जाओ जो पार्टिकल पे फोर्स निकालना है। तो आप mg लगा रहे हो तो एक्चुअल में आप क्या लगा रहे हो, Gm1m2/r² ही लगा रहे हो। नोट कर लो यहां तक। ये ध्यान रखना, वेट फोर्स है ना, वेट की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। और मास क्या है, मास की यूनिट केजी होगी ना। मास और वेट सेम नहीं होते ना, वेट जो होता है वो फोर्स है। हम लोग डेली लाइफ में गलत टर्म यूज करते हैं, वेट बोलते हैं और केजी में बताते हैं ना? सिद्धेश, हाँ, जो न्यू नए बच्चे हैं, सिद्धेश आपने कब ज्वाइन किया है। अब प्राइवेट चैट नहीं करो ना। मैं सिद्धेश, ये एक स्टूडेंट है, ये पूछ रहा है कि मैं नया हूं तो मैं पहले मॉड्यूल कर लूँ ना। सिद्धेश कब ज्वाइन किया तुमने, डेट क्या थी तुम्हारी ज्वाइन करने की। अच्छा, लास्ट वीक ही किया है। तो लास्ट वीक तुमने किया है तो अभी तुम लाइव क्लास अटेंड करोगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा भाई। तुम्हें समझ आ रहा है अभी। अभी आपको नहीं ज्वाइन वो स्टार्ट करना है, पवार सर ने समझाया होगा ना पहले क्या करना है। आप मुझे क्लास के बाद कॉल करो ना, मैं समझाता हूँ अभी पहले कैसे पढ़ना है। आप मुझे कॉल करो ना क्लास के बाद। कोई भी अगर न्यू स्टूडेंट है इसमें
तो वो डायरेक्ट लाइव क्लास अटेंड नहीं करो ना, पहले मुझे कॉल करो, मैं बताता हूँ कैसे पढ़ना है। जब वो हो जाएगा काम तब लाइव क्लास अटेंड करना रहेगा। जो भी न्यू स्टूडेंट है वो सभी मुझे क्लास के बाद कॉल करना ना। ठीक है, तो हमने देखो पहले एक फोर्स देख लिया, पहला फंडामेंटल फोर्स देख लिया ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम दूसरा फंडामेंटल फोर्स देख रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखो इस चैप्टर में अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके लिए एक आगे चल अलग चैप्टर आएगा 12th में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक फील्ड, दो चैप्टर अलग अलग होंगे ना, तो उसमें हमें पढ़ना रहेगा ना। अभी बस हम इतना सोच समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता क्या है ना। तो ऐसा फोर्स जो चार्ज की वजह से लगता है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। अब चार्ज क्या होता है ये सब हम लोग जब उस टाइम पहुंचेंगे तब पढ़ेंगे ना। अभी बस इतना पढ़ लो कि ये क्या है, फोर्स ड्यू टू चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ना तो आप आगे पढ़ोगे कि दो अगर लाइक चार्जेज है, प्लस प्लस है तो वो रिपेल कर देते हैं, माइनस माइनस है तो रिपेल करते हैं, प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं। इस टाइप की चीजें हमें आगे पढ़नी रहेंगी। अभी बस इतना समझ लो कि जो चार्जेज होते हैं वो फोर्स लगाते हैं, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस वो रिपेल करते हैं, अपोजिट में फोर्स लगाएंगे ना। और अगर प्लस है और माइनस है तो वो अट्रैक्ट कर रहे होंगे। हमें अभी इस चैप्टर में इसके दो एग्जाम्पल पढ़ने हैं, एक तो टेंशन और दूसरा दो तीन एग्जाम्पल पढ़ने। एक टेंशन हो गया, एक नॉर्मल फोर्स हो गया, एक फ्रिक्शन फोर्स हो गया। तो अभी मैं इन एग्जाम्पल्स का बस नाम लिख देता हूं, इनके बारे में डिटेल जैसे ये सारा टाइप कवर हो जाएगा उसके बाद कराऊंगा ना। तो इसका एक तो एग्जाम्पल हमें पढ़ना है टेंशन इन स्ट्रिंग, दूसरा नॉर्मल फोर्स ना, ये सब मैं अभी पढ़ाऊंगा ना, अभी बस आप नाम नोट कर लो। तीसरा फ्रिक्शन फोर्स। इस चैप्टर में हमें यही पढ़ने हैं ना, इसके ये इतने एग्जाम्पल पढ़ने हैं। आयुष जब कोई चीज पढ़ा ना रहे तो ऐसे कुछ भी नाम मत लिया कर, जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस कर। स्ट्रेन स्ट्रेन फोर्स नहीं होता, तो कुछ भी नाम सुना हुआ है बोल देता है। अभी जितने इस चैप्टर में हमें पढ़ने बस उस पर फोकस करो। हाँ फ्रिक्शन अगला लेसन है, बट इस चैप्टर में केवल हम लोग उसका थोड़ा सा देखेंगे, फ्रिक्शन फोर्स लगता कैसे, कैसे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, पढ़ेंगे अगले चैप्टर में ही। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के तीन एग्जाम्पल है जिनको हमें अब पढ़ना है ना, तो ये अभी मैं जब चारों टाइप कवर करने के बाद इनको पढ़ाऊंगा। तीसरा टाइप हमारा है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स हम अभी आगे पढ़ेंगे कि एटम होता है, केमिस्ट्री में पढ़ भी लिया होगा, और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो ये जो अंदर न्यूक्लियर होता है इसके अंदर जो फोर्स एक्ट करता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। इसके बारे में फिजिक्स में भी पढ़ना है, फिजिक्स में भी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं आगे मॉडर्न फिजिक्स में ना। तो जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे लास्ट में ना, 12th के लास्ट में आएगा मॉडर्न फिजिक्स, तब पढ़ाऊंगा न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। तो अभी ये भी आपको छोड़ देना है ना, इस चैप्टर में इसका कोई यूज नहीं है इसलिए ये अभी नहीं पढ़ाऊंगा ना। और एक
अगला टाइप है वीक फोर्स। Nuclear force not understood. अबे समझाए नहीं तो कहां से समझेगा? कौन था, कौन बोला अभी? वीक फोर्स, ये न्यूक्लियर फोर्स किसको समझ नहीं आया? सिद्धेश बोला। अबे सिद्धेश, मैं क्या समझा रहा हूँ? मैं ये समझा रहा हूँ कि न्यूक्लियर फोर्स हम लोग न्यूक्लियर वाला जब चैप्टर आएगा तब समझेंगे ना। अभी से क्यों आधा अधूरा समझना, उस टाइम डिटेल में समझना है ना, मॉडर्न फिजिक्स वाले चैप्टर में। अभी बस हाँ लिख लो कि ये 4 टाइप होते हैं ना। डेफिनेशन नहीं लिखना है भावेश ना, न्यूक्लियर और वीक का कुछ नहीं लिखना है, बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशन का लिखना है। इस चैप्टर में जो यूज होंगे मैं वही अभी डिस्कस करूंगा ना, नहीं फालतू का अपना टाइम वेस्ट होगा। वैसे ही अभी पढ़ाने को बहुत कुछ है इस चैप्टर में, उसमें एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाऊंगा तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। सिद्धेश समझ आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? न्यूक्लियर फोर्स हम लोग न्यूक्लियर चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे ना। अभी कुछ बस हेडिंग डाल दो कि एक टाइप होता है, न्यूक्लियर के अंदर वाला फोर्स होता है ये। हाँ, वीक फोर्स भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर ही लगता है। हाँ, वीक फोर्स भी न्यूक्लियस के अंदर लगता है ना। इसमें भी ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस हेडिंग डाल के छोड़ दो ना, न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स, ये दोनों हेडिंग डाल के छोड़ दो। चाहे तो एक एक लाइन बस इसमें लिख लो, न्यूक्लियर फोर्स में बस इतना लिख लो, इट एक्ट विद इन न्यूक्लियस ना। न्यूक्लियर फोर्स विद इन न्यूक्लियस लगता है। और वीक फोर्स, आपने कुछ केमिस्ट्री में बीटा डीके पढ़ा क्या? बीटा डीके केमिस्ट्री में कुछ ऐसा आया क्या? रेडियो एक्टिविटी ये सब अभी नहीं पढ़ा है ना? ठीक है, तो बस मैं लिख देता हूँ, आप लिख लो। समझो नहीं ना उसको, हम आगे समझ लेंगे। बस अभी इतना लिख लो, वीक फोर्स कब लगता है? जब बीटा डीके होता है। अब ये बीटा डीके क्या होता है वो बाद में समझेंगे, लिख लो बस। सिद्धेश समझाया नहीं है ये मत टेंशन लेना, समझ नहीं आया ना। और तुझे अभी समझना भी नहीं है, तुझे अभी कुछ और पढ़ना है पहले। तू गलती से लाइव क्लास में आ गया अभी। तो अब देखो, हमने ये फोर्स के फंडामेंटल ये टाइप देखे अभी ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स। वीक फोर्स का नाम भले ही वीक होता है बट ये सबसे वीक नहीं है ना। सबसे वीक फोर्स जो है चारों में ग्रेविटेशनल फोर्स है, और सबसे चारों में स्ट्रॉन्ग फोर्स न्यूक्लियर फोर्स है ना। ये लाइन भी एक नोट कर लो ना, कि चारों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स है, तो ये लिख लो, स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है।
न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स हम बाद में देखेंगे। इस चैप्टर में हमें एक तो वेट के बारे में देखना था, तो वो हमने देखा। फिर हमें टेंशन इन स्ट्रिंग देखना है, नॉर्मल फोर्स देखना है और फ्रिक्शन फोर्स। तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं नॉर्मल, फ्रिक्शन और टेंशन ये स्टार्ट करूंगा ना। ठीक है, अब क्योंकि टाइम हो ही गया है, तो अबे ये कौन लिख रहा है? तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं बाकी। तो आप मॉड्यूल तब तक अच्छे से करो काइनेमेटिक्स का, और एलओएम में आज जितना कराया बस एक बार थ्योरी रिवाइज कर लेना ना, थ्योरी पढ़ लेना। एक चीज और है, मैंने अभी कुछ बच्चों ने अभी भी बोला कि वो सही से रिवीजन नहीं करते हैं। मैंने आपको समझाया हुआ है कि पढ़ाई का फायदा तभी होगा जब जो भी क्लास में पढ़ाया गया है पहले आप जाकर रिवाइज करोगे ना, सारे न्यूमेरिकल खुद से लगाओगे, डेरिवेशन खुद से करोगे और थ्योरी पढ़ोगे। ठीक है, फिर अब मॉड्यूल करो अच्छे से। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे एनएलएम कंटिन्यू करेंगे ना। ठीक है, क्लोज कर रहा हूँ ना, बाय बाय।